नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल RK1SST में। आज मैं भारतीय संविधान से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आगे की सभी परीक्षाओं में ये सब सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप लोग को मालूम होगा कि इस बार यानी कि TRE 4 की परीक्षा में प्रश्नों का स्तर थोड़ा लेवल जो है हाई रहने वाला है। तो उस एग्ज़ाम के देखते हुए इन प्रश्नों को मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो पिछली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 30 तक कोई प्रश्न करा चुके थे। आगे 31 प्रश्न में 31 से लेकर के 80 तक प्रश्न कराने वाली हूँ, यानी कि 50 क्वेश्चन। हमारा पहला 31वां प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसका कथन जो सही है, केवल 2 लोक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्यों को वह आदेश दिया कि 6 से 14 वर्ष के तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध कराता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ भारत संघ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक में घोषणा की गई कि भारत के संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं कि किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है। तो कौन से ये वाद में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में है। अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2 और 3। दो में क्या कहता है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। और तीसरा में क्या है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून
बनाने को प्रभावित करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि 2 और 3। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में संघीय न्यायालय का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है? तत्व जो है इसमें बोल रहा कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन पढ़ते हैं पहले कि यह विधायिका की कृतियों पर निबंधन करते हैं, नहीं तो गलत लग रहा है। दूसरा में क्या है कि कार्यपालिका की कृतियों पर निबंधन करते हैं, ये भी गलत है, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। आगे बढ़ते हैं। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा सही है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में? ऑप्शन सी, एक और ये तत्व हैं, पहला में पढ़ते हैं कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, ये सही है। दूसरा में क्या है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1 और 2। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण का संरक्षण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? तो कौन सा बाद में जोड़ा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का सी, 46 का मुफ्त कानूनी सहायता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो ये ऑप्शन में है क्या, बच्चों के
स्त्रियों के, जनजातियों के, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा? तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, ये केटी शाह का है। चलिए आंसर बता देते हैं कि ये केटी शाह का है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 की उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तब ये किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संविधान। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो कौन सा सूचीबद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाए 1 और 2, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये सूचीबद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में सही है? तो कौन सा सही है ये? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। और अगला है, दूसरा क्या है? वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंध है, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? किसमें किया गया है? यह मूल कर्तव्य में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत का गठन में सहायता करना, ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 का क में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है? तो किसकी सहायता के बिना वो भारत की संसद जो है कानून बना सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिना किसी राज्यों की सहमति से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 1 जो है समवर्ती सूची में है, ये 1 क्या है हमारी समवर्ती सूची सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची, ये तो नहीं लग रहा। डाकघर बचत, ये
संघ सूची का है, लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची का है। तो कौन सा सही नहीं है बता रहा है, ये हो गया ऑप्शन बी, शेयर बाजार जो है समवर्ती सूची नहीं का नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेयर बाजार जो है राज्य सूची का नहीं है, राज्य सूची का नहीं। बाकी जो है वन जो है समवर्ती सूची का है, बीमा ये संघ सूची का है, विवाह एवं तलाक समवर्ती सूची का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अधिमत दिए कि केंद्र राज्य संबंधों से प्रत्यक्ष संबंधित है। तो ये कौन सा वाद में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SR बॉम्बे वाद, SR बॉम्बे वाद। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को निस्तारण की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अधीन आता है। तो ये आता है हमारा आरंभिक अधिकारिता के अधीन आता है, आरंभिक अधिकारिता के अधीन आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 11 अध्याय 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो ये शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, केंद्र राज्य संबंध जो प्रभावित होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक में है जो संविधान के प्रावधानों से नियोजन प्रक्रिया से राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से हुक्म चलाने की इच्छा से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 268 से लेकर 281 के अंतर्गत आर्थिक संबंधों की विवेचना किया गया है इसमें। अगला प्रश्न है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है संघीय राज्य व्यवस्था में, इसका करेक्ट इस पहला हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच संबंध है, ये सही है। राज्यों के मध्य संबंध है। और तीसरा क्या है, चौथा में क्या है, चौथा में है, इसमें है विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 11 में।
अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। तो 108 के अंतर्गत किनके द्वारा संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है, जो व्यक्ति संसद का, कहाँ गया वो क्वेश्चन, जो व्यक्ति 72 नंबर क्वेश्चन है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है, कितने माह तक रह सकता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह तक रह सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देने, यानी कि राष्ट्रपति की जब महाभियोग लगाने वाले रहते हैं तो कितना दिन पहले इसको राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिन पहले। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, कौन सा दायित्व का? 78 का प्रावधान किनका दायित्व है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान, यानी कि राष्ट्रपति का खाली स्थान भर लिया जाना चाहिए, कितना माह में भर लिया जाना चाहिए? अगर राष्ट्रपति किसी वजह से बीमार है या तो फिर वो पद से इस्तीफा दे दिए तो कितना माह में उनका पद भर लिया जाना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह में। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो गया कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, धैर्य, हमारा प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इधर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 143 के द्वारा जो है परामर्श करने की शक्ति प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं।
तो नहीं सॉरी, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो इसमें जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। धन्यवाद। आज मैंने मतलब 31 से लेकर के 80 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। आगे की फिर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।